बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर की बुक में से जो चैप्टर नंबर 1 है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को समझेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम जो शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो क्वेश्चन है 1.3। तो 1.3 जो क्वेश्चन है ये कुछ इस तरह लिखा है, वाई डू वी फाइंड इट यूज़फुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि ये हमें क्यों बेहतर लगता है कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इसको हम 2 यूनिट्स के अंदर नापें। यानी कि 2 जो यूनिट्स हैं, 1 किलोग्राम और 1 मोल, ये 2 डिफरेंट यूनिट हैं जो हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि हमें क्यों लगता है कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इसको हम 2 यूनिट्स के अंदर अगर हम नापें तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसकी वजह क्या है ये आपने बताना है। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि जो किलोग्राम है ये मेजर क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस एट मैक्रो लेवल। अगर तो हमारे पास चीज़ें होंगी ना मैक्रो लेवल में, यानी कि ये जो लिखा हो ना मैक्रो लेवल, यानी कि बड़ी चीज़ें होंगी, तो फिर हम कौन सी चीज़ इस्तेमाल करेंगे? फिर हमने इस्तेमाल करना है जी किलोग्राम। किलोग्राम को उस वक़्त इस्तेमाल किया जाता है जब चीज़ें बड़ी साइज़ में हों। मसलन आपने सेब लेने हैं या आपने कोई चीनी लेनी है, यानी कि जो चीज़ आपको नज़र आती है जिसका साइज़ बड़ा है, तो उसको आप क्या कहोगे कि उसको आप किस में नापोगे जी? किलोग्राम में नापोगे। इसके अंदर ये जो लफ्ज़ है ये आपने इस्तेमाल कर देना है माइक्रो लेवल का। तो इसके अंदर एक और इसका जो बात है या पॉइंट है किलोग्राम के अंदर, तो वो आपने ये याद रखना है कि 1 kg ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, जो 1 किलो होता है मुख्तलिफ़ चीज़ों का, कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स। उसके अंदर नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स डिफरेंट होते हैं। मसलन अगर आप 1 किलो सेब लेंगे तो हो सकता है उसके अंदर 4 या 5 सेब आ जाएँ या 6 सेब आ जाएँ। लेकिन अगर आप 1 किलो मूँगफली ले लें तो 1 किलो मूँगफली के अंदर हो सकता है कोई 150-200 दाने आ जाएँ। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स हैं या नंबर ऑफ़ एटम्स हैं ये डिफरेंट हो सकते हैं 1 किलो के अंदर। यानी कि 1 किलो के अंदर जो तादाद है वो चेंज होती है। यानी कि ये 2 आपने पॉइंट बताने हैं, किससे रिलेटेड? किलोग्राम से रिलेटेड। किलोग्राम जो है वो मैक्रो लेवल की जो सब्सटेंस होती हैं उनके लिए होता है, और 1 किलो के अंदर जो मुख्तलिफ़ सब्सटेंस की लें उसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ़ जो एटम्स मालिक्यूल्स वो पाए जाते हैं, उनकी जो तादाद है ना वो डिफरेंट होती है। अब अगर हम बात करें किसकी? मोल की। मोल को भी हम सब्सटेंस की अमाउंट नापने के लिए करते हैं, लेकिन ये उस वक़्त होता है जब आपके पास चीज़ें किस में हो? माइक्रो लेवल में हो। तो इसके अंदर आपने याद रखना है ये एम के बाद ए आता है किलोग्राम वाले में ना, माइक्रो, तो इससे मुराद होता है बड़ी चीज़ें। लेकिन ये जो चीज़ है ना इसमें अगर आप देखें एम के बाद आई आएगा, MICRO। जिस तरह होता है ना माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप को छोटी चीज़ें देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने यही कहना है कि जो माइक्रो लेवल है MICRO माइक्रो वाला, तो उसके लिए हम किस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे जी? मोल को इस्तेमाल करेंगे। मोल इज़ यूज्ड एट माइक्रो लेवल व्हेन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज़ वेरी स्मॉल। जब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या हो? बहुत छोटी हो, तो फिर हम किसको इस्तेमाल करते हैं जी? मोल को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब आप केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर आप कहते हैं हमने इतने मोल ये मटेरियल लेना है, इतने मोल ये मटेरियल लेना है, तो वो आप माइक्रो लेवल पर बात कर रहे होते हैं। तो इसके बाद जो अगला इस पॉइंट लिखा हुआ है वो कह रहे हैं मेजरमेंट्स इन मोल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस विल गिव सेम नंबर ऑफ़ मालिक्यूल। ये वो पॉइंट है जो अहम पॉइंट है। इसके अंदर सेम नंबर होते हैं, यानी कि इसकी तादाद सेम होती है, लेकिन केजी के अंदर क्या होते हैं जी? डिफरेंट नंबर ऑफ़ मालिक्यूल होते हैं, और इसमें क्या होते हैं जी? सेम नंबर ऑफ़ मालिक्यूल होते हैं। फिर इससे आगे लिखा हुआ है जी ऑल दो देयर वेट इन केजी विल वेरी। लेकिन अगर आप किलोग्राम में नापोगे तो इनका जो वज़न होगा ना वो मुख्तलिफ होगा। अब जो 1 मोल है ना ये आपको पता होना चाहिए किसके बराबर है। तो अगर मैं कहूँ ना 1 मोल, तो ये 1 मोल ये बराबर होता है 6.022 × 10⁻⁴
23, यानी कि ये तादाद है, ये मोल की तादाद है, यानी कि इसके अंदर इतने नंबर ऑफ़ एटम, मालिक्यूल्स या आयंस ये मौजूद होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना 1 डज़न, एक दर्जन में 12 होते हैं। इसी तरह अगर हम कहें जी एक सैकड़ा, जिसको हम कहते हैं जी 100 के बराबर है। इसी तरह अगर हम 5 किलो चीज़ लेनी हो, अगर हम सब्ज़ी मंडी जाएं तो हम कहते हैं एक धड़ी या चीज़ दे दें, धड़ी से मुराद 5 किलो होता है। तो ये आपने याद रखना है कि जिस तरह एक दर्जन के अंदर 12 हैं, तो इसी तरह ये जो एक मोल है ना, ये इसकी तादाद कितनी होती है एक मोल की, वो होती है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। यानी कि आप यूँ समझ लें कि 6.022 या 3 पॉइंट के आगे 3 डिजिट हो गए, ये वाले 3 डिजिट, इसके आगे आपने ना 20 ज़ीरो और लगाने हैं। तो यूँ बन जाएगा 6022, इसके आगे आपने 20 ज़ीरो लगाते जाना। तो ये जब 20 ज़ीरो पूरे हो जाएंगे ना, इतनी जो तादाद होती है ना, ये एक मोल के बराबर होती है। तो अब इसकी ये तो तादाद है। जिस तरह अगर हम कहें हमने 1 दर्जन अंडे लेने हैं और 1 दर्जन सेब लेने हैं, तो 1 दर्जन से मुराद 12 अंडे और 12 सेब हो गए। तो इन दोनों का वज़न क्या होगा, मुख्तलिफ होगा। एक का वज़न ज़्यादा होगा, मतलब सेब इनका वज़न ज़्यादा होगा, 12 सेब हों और 12 अंडे हों तो उनका वज़न कम होगा। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि जिस तरह मोल है, इसके अंदर भी नंबर ऑफ़ एटम्स हैं। अब जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, तो ये हो सकता है कि मुख्तलिफ़ जो सब्सटेंस हैं उनके मोल तो सेम होंगे। अगर हम कहें जी हमने एक मोल लेना, लेकिन उनका जो वज़न होगा या वेट होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। यानी कि अगर हम वेट केजी में लेंगे तो उन दोनों चीज़ों का वेट मुख्तलिफ होगा। तो उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी। तो इसके अंदर जो मैंने आपको बात समझाई है वो ये है कि किलोग्राम जो होता है ये माइक्रो लेवल में होता है, और नंबर 2 ये कि ये 1 किलोग्राम जो चीज़ है उसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स, उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, यानी कि उनकी तादाद मुख्तलिफ हो सकती है 1 किलो के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें किस चीज़ की, मोल की, तो मोल के अंदर क्या होता है जी, हम चीज़ें जो है ना माइक्रो लेवल पर इसको लेते हैं। अगर छोटी चीज़ें होंगी तो उसके लिए हम मोल को इस्तेमाल करेंगे, और इसके अंदर गिव सेम नंबर ऑफ मालिक्यूल्स होते हैं, इसके अंदर सेम नंबर ऑफ मालिक्यूल्स होते हैं। लेकिन अगर आप इसका वेट करेंगे केजी के अंदर तो वो वेट क्या होगा जी, वेरी करेगा। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है इसने इसका आपने जवाब देना। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है जी 3 स्टूडेंट हैं, यानी कि 3 स्टूडेंट्स मेजर आ लेंथ ऑफ नीडल। 3 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मेजर किया जी एक सुई, उसकी लेंथ को उन्होंने मेजर किया विद अ स्केल ऑन विच मिनिमम डिवीजन। ऐसा स्केल उन्होंने इस्तेमाल किया जिसकी मिनिमम जो डिवीजन है ना वो कितनी है, 1 मिलीमीटर है। यानी कि वो कम से कम कितना नाप सकता है, 1 मिलीमीटर रिकॉर्ड कर सकता है, यानी कि जो उन्होंने स्केल इस्तेमाल किया। तो अब बताएं कि ये उन्होंने 3 रीडिंग से उन्होंने बताई हैं। एक जो स्टूडेंट है वो कहता है जी मेरे पास ये रीडिंग आई है 0.2145 मीटर। दूसरा स्टूडेंट कहता है जी मेरे पास जो रीडिंग आई है ना वो 0.21 मीटर आई है। तीसरा स्टूडेंट कहता है मेरे पास जो रीडिंग आई है वो 0.214 मीटर आई है। तो कह रहे हैं विच रिकॉर्ड इज़ करेक्ट, और बताएं इसमें से कौन सी चीज़ करेक्ट है और वाई, और वो क्यों करेक्ट है वो आपने वजह भी बतानी है। तो जैसा कि आपको पता है अगर हम स्केल इस्तेमाल करें ना, तो जो स्केल होता है ना इसके ऊपर यूँ लाइनें लगी होती हैं सेंटीमीटर वाली। तो मसलन ये सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है, इसके अंदर ना छोटी छोटी लाइनें होती हैं 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 5 होता है, फिर 6 7 8 9 और 10, यानी कि ये समझ लें इस तरह करके ना बना लेते हैं। तो अब इसके अंदर आपने करना क्या कि ये जो फासला होता है ना, ये अगर मैं इस जगह पर आपको बना के दिखाऊं, ये वाला फासला, ये 2 लाइनों के दरमियान जो फासला है इसको यूं कर लेते हैं। ये वाला जो फासला है ना 2 लाइनों के दरमियान, इसको हम कहते हैं, ये जो फासला होता है ना ये 1 मिलीमीटर होता है। ये वाला जो रेड कलर का मैंने आपको दिखाया ना, ये किसके बराबर होता है, 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो अब उन्होंने जो नीडल है उसकी जो लंबाई की है वो एक स्केल के साथ की है, और उस स्केल की जो मिनिमम जो उससे आप ले सकते हैं
रीडिंग ले सकते हैं वो कितनी ले सकते हैं, 1 मिलीमीटर ले सकते हैं। यानी कि इसका जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट से मुराद होता है किसी इंस्ट्रूमेंट की सलाहियत कि वो कम से कम कितनी रीडिंग ले सकता है, वो 1 मिलीमीटर है। यानी कि जो 1 मीटर का 1000वां हिस्सा जो है ना उस तक आप वो रीडिंग ले सकते हैं। तो अब हमें पता है ये जो चीज़ है ये किसके अंदर नापती है जी, ज़्यादा 1 मिलीमीटर तक नाप सकती है। तो 1 मिलीमीटर से मुराद ये है कि आपने 1 को डिवाइड कर देना है 1000 से, तो ये बन जाता है मीटर के अंदर चेंज हो जाता है। वैसे भी अगर आप देखें ना तो जो मिली होता है ना, मिली से मुराद होता है, यूँ अगर मैं लिखूँ मिलीमीटर, तो जो शुरू वाला मिली है ना इससे मुराद है 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 आगे हम क्या लिख देंगे, मीटर। अब ये जो 10 की पावर 3 है जब ये नीचे जाएगी ना तो ये नीचे जाके हो जाएगी 10 की पावर +3। और फिर हमें ये पता है 10 की पावर +3 लिखा हो तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं इस तरह 1000 लिख सकते हैं। तो 1 मिलीमीटर ये किसके बराबर हो गया जी, 1 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर के बराबर हो गया। अब अगर हम 1 को डिवाइड करें जी 1000 के ऊपर तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो कौन सा आना, ये वाला 0.001 मीटर। तो इसके अंदर अगर आप देखें ना तो आपके पास ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट के आगे आपने देखना कितनी रकमें हैं, पॉइंट से आगे हैं 3 रकमें। ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को आपने छोड़ देना, इससे अगले आपने देखनी है रकमें, क्योंकि ये वाली पॉइंट से अगली रकमें आपने देखनी है, वो 3 रकमें हैं। तो अब आपने देखना है इसकी पॉइंट के आगे कितनी रकमें हैं, 4 रकमें हैं, इसकी पॉइंट के आगे कितनी रकमें हैं, 2 रकमें हैं, इसकी पॉइंट के आगे कितनी रकमें हैं, 3 रकमें हैं। तो इसका मतलब जो इस बच्चे ने रीडिंग ली है ना, ये इसने स्केल को सही इस्तेमाल किया, क्योंकि उससे 1 मिलीमीटर तक की रीडिंग ली जा सकती है। अगर 1 मिलीमीटर तक रीडिंग लें तो उसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो पॉइंट के बाद कितनी रकमें आनी चाहिए, 3 रकमें आनी चाहिए। इस वजह से इस बच्चे का जवाब क्या होगा, या स्टूडेंट का जवाब वो दुरुस्त माना जाएगा। तो हम कहेंगे द करेक्ट आंसर, जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड जो स्टूडेंट है उसका, जिसने 0.214 रीडिंग ली है। बिकॉज द लीज काउंट ऑफ स्केल, जो स्केल हमने इस्तेमाल किया उसका जो लीज काउंट है वो 0.001 मीटर है, तो इस वजह से इसका जो रीडिंग है ना वो ठीक है। तो फिर ये हमने बता दिया कि 1 मिलीमीटर वो किसके बराबर होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर के बराबर होता है। फिर हम कहेंगे सो द रिज़ल्ट शुड नॉट एक्सीड, तो इस वजह से हमें पता है जो हमारा रिज़ल्ट है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 3 डेसिमल प्लेस से। तो 3 डेसिमल प्लेस से ज़्यादा जवाब नहीं आना चाहिए, जैसा कि इस बच्चे ने 4 निकाला, और उससे कम भी नहीं आना चाहिए। तो ये हमने वजह भी बता दी कि इसकी वजह क्या है, यानी कि इसको ठीक होने की वजह क्या। तो इस तरह ये हमने इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको भी सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर लिखा हुआ है कि एन ओल्ड सेइंग, एक पुरानी जो है ना कहावत है कि अ चेन इज़ ओनली एज स्ट्रांग, जो चेन है वो इतनी ही मजबूत होती है एज इट्स वीकेस्ट लिंक, जैसा कि उसके जो लिंक होते हैं यानी कि जहाँ से वो जुड़ी होती है वो जितने मजबूत हों, तो जितने वो मजबूत होंगे उतनी ही चेन मजबूत होगी। कह रही ये जो कहावत है या ये जो बात है, इसको व्हाट एनालॉगस स्टेटमेंट कैन वी मेक रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंटल डेटा यूज़ इन कंपटीशन, इसको हम किस तरह इसको हम फिट कर सकते हैं या इसको हम रिलेट कर सकते हैं इस बात के साथ जो एक्सपेरिमेंटल डेटा जो हम कैलकुलेशन या कंपटीशन करते हैं, तो उसके साथ हम इस चीज़ को किस तरह रिलेट कर सकते हैं, ये जो ऊपर वाली बात है इसको। तो इसके अंदर आप यूँ समझें, मसलन अगर आपने एक चेन बनानी है तो आप क्या करेंगे, उसका यूँ बैंड कर लेंगे, गोल दायरा सा बना लेंगे, फिर उसका जिस जगह पर ये गोल दायरा आपस में मिलेगा ना उस जगह पर इसको वेल्ड कर लेते हैं। अच्छा, फिर इसके अंदर एक और हमने चीज़ यानी कि जो अगर चेन बनानी हो तो एक और पीस इसके अंदर डालेंगे और इसका ये वाली जो जगह होगी जहाँ पर ये दोनों आके इन्होंने मिलना है इसको फिर वेल्ड कर लेंगे। फिर एक और इसके अंदर से यूँ डालेंगे और फिर इसने जिस जगह पर मिलना होगा इसको इस जगह से वेल्ड कर लेंगे। इसको इसी तरह हम चलाते जाते हैं तो ये क्या बन जाती है जी, चेन बन जाती है। अच्छा, ये चेन कितनी मजबूत तो होगी, जितनी ये वाली जगह मजबूत है, मसलन जितनी ये वाली जगह जहाँ पर आपने जोड़ लगाया ना वो जितनी मजबूत है उतनी ही चेन मजबूत होगी। तो यही उन्होंने कह रहे हैं द चेन इज़ ओनली
जो चेन है इज़ ओनली स्ट्रांग एट्स इस वीकेंड्स लिंक, जो इसके ये लिंक बने हुए हैं, ये जितने जो कमज़ोर लिंक हैं ये जितने मज़बूत होंगे उतनी ही चेन क्या होगी जी, मज़बूत होगी। इसी तरह अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटल डेटा की, जितना हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डेटा जो है ना वो क्या होगा, एक्यूरेट होगा। हमारा जो एक्सपेरिमेंटल डेटा से जो रीडिंग्स आएंगी, जो रिज़ल्ट आएंगे वो उतने ही एक्यूरेट होंगे। यानी कि जितना एक्सपेरिमेंटल डेटा क्या होगा जी, एक्यूरेट होगा, उतना हमारा रिज़ल्ट भी क्या होगा, एक्यूरेट होगा। जिस तरह अगर हम कहें चेन जितनी उसके जो जोड़ मजबूत होंगे उतनी चेन मजबूत होगी। इसी तरह हम कहेंगे जितना हमारा एक्सपेरिमेंटल डेटा जो हमने उस रिज़ल्ट को हासिल करने के लिए या एक्सपेरिमेंट से जो रिज़ल्ट हासिल करने के लिए हमने जो डेटा लिया है वो जितना एक्यूरेट होगा हमारा रिज़ल्ट उतना ही एक्यूरेट होगा। तो इसको पढ़ लेते हैं, इन्होंने क्या लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा हुआ है द फॉलोइंग एनालॉगस स्टेटमेंट डेट वी हैव मेक हम उसको यूँ बना सकते हैं, द रिज़ल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा इज़ ओनली एज मच एक्यूरेट एज इट्स लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग इन एक्सपेरिमेंटल डेटा। जितनी लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग एक्सपेरिमेंटल डेटा के अंदर है वो जितनी एक्यूरेट होगी उतना रिज़ल्ट भी एक्यूरेट आएगा। तो ये इस तरह इसका आपने जवाब लिख देना। उम्मीद है आपको इस सवाल की भी समझ आ गई होगी।